Hello cadets, Jai Hind to everyone. Once again you are most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर. अगेन हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 4 को सॉल्व किया था, जो भी वायरल पेपर था जो 18 फरवरी को लीक हो गया था और एग्जाम कैंसिल हो गया उसका. आज कॉमन सब्जेक्ट के स्टार्ट करेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 करेंगे जो वेपन ट्रेनिंग है आपका. चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है. सब बहुत ही ईजी है, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक था. पहले है फिल इन द ब्लैंक्स है 5 नंबर का. इस बार वेपन ट्रेनिंग से 10 नंबर का है. पहला क्वेश्चन, इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज डैश यार्ड्स. .22 राइफल का इफेक्टिव रेंज, कारगर रेंज कितना होता है सबको पता है, 25 यार्ड्स. ओके, नेक्स्ट बी नंबर, कैलिबर ऑफ इंसास राइफल इज डैश mm. इंसास राइफल का कैलिबर, जब भी कैलिबर पूछे ना तो आप जो प्रीफिक्स में यूज करते हो पहले, जैसे इंसास का पहले आप क्या यूज करते हो 5.56 mm. सो बी नंबर का आंसर क्या होगा 5.56 mm. ओके, और अगर SLR बोलता तो 7.62 mm. ओके, नेक्स्ट सी नंबर, MPI मींस, MPI का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. क्लियर है. डी नंबर, मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल. .22 राइफल का मजल वेलोसिटी कितना है. सो राइट आंसर क्या होगा 2700 फीट पर सेकेंड. ओके, और किसी किसी बुक में आई थिंक 1030 फीट पर सेकेंड भी लिखा हुआ. सो यू कैन चेक इट, अदरवाइज मैप आंसर है वो 2700 फीट पर सेकेंड. ओके, राइट आंसर. नेक्स्ट है ई नंबर, इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल 5.56 mm इंसास इज. हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपका आंसर भी लिखा हुआ है 5.56. इंसास राइफल की कारगर रेंज 400 मीटर है, उन्होंने आंसर भी लिख के दे दिया है. चलिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है. नेक्स्ट, आई होप ये पांचों क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो 5 नंबर में पूछा था वो ट्रू फॉल्स था. ओके, सो आई होप सबको ये आ ही गया होगा. अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए, रीजन के साथ समझ रहे थे क्यों ट्रू हुआ क्यों फॉल्स हुआ. पहला क्वेश्चन है, .22 राइफल है 6 ग्रुप इन अ बैरल. क्या राइफल के जो .22 राइफल है उसके बैरल में 6 ग्रुप मतलब खांचे होते हैं. खांचे आप बैरल को देखोगे ना ऊपर से तो देखिएगा उसमें 6 लाइक कट बने हुए रहेंगे, तो 6 रहते हैं. यस, सो 2 का ए नंबर होगा ट्रू. ओके, फिर बी नंबर, 5 राउंड्स आर फिल्ड इन ए चार्जर. एक चार्जर में 5 कारतूस भरे जाते हैं, ये भी इसका भी आंसर ट्रू होगा. ओके, .22 राइफल के बात हुआ है इसमें. नेक्स्ट है, रेड फ्लैग इज अप टू अ फायरिंग पॉइंट व्हेन इट इज फायरिंग इज ऑन. आपने फायरिंग किया प्रैक्टिकल में, फायरिंग के टाइम आपको याद होगा कि वहाँ रेड फ्लैग रहता है, यानी कि यहाँ फायरिंग रेंज है, खतरा है, रेड फ्लैग. ओके, सो इसका भी आंसर होगा ट्रू. नेक्स्ट डी नंबर, जीरोइंग डज नॉट हेल्प इन ग्रुपिंग फायर. जीरोइंग, जो जीरोइंग होता है ग्रुपिंग फायर में मदद नहीं मिलती है जीरोइंग से. आपको लोगों को पता है जीरोइंग क्या होता है, नहीं पता तो चलिए समझते हैं. आपने जब राइफल का प्रैक्टिकल करते थे, राइफल मतलब चलाने का, शूटिंग का जब आपका प्रैक्टिस होता था कैंप के बाद ले जाया जाता था, तब आप जब फायरिंग करते हो ना तो देखिएगा किसी किसी का फायरिंग के टाइम गोली नहीं निकलता है. वो दिक्कत होता है राइफल में. ओके, कभी कभार ये होता है आपका जो एम सही है, एकदम टारगेट पे भी एम है, बट स्टिल गोली ऊपर नीचे लगता है, तो वो होता है राइफल में एलिवेशन का कुछ अप डाउन होना. ओके, तब राइफल को जीरोइंग किया जाता है. जीरो करने से हमारा रेट ऑफ फायर बढ़ता है या राइफल में सुधार होता है. ओके, तो जीरोइंग करने से राइफल में हेल्प मिलता है, बट ये बोल रहा है कि हेल्प नहीं मिलता, तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स. ओके, जीरोइंग डज नॉट हेल्प इन ग्रुपिंग फायर, फॉल्स. क्या जीरोइंग हेल्प नहीं करता, गलत है, हेल्प करता है वो. ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ .22 राइफल इज 0.5 इंच. ये भी गलत है, .22 इंच का 43 इंच होता है. क्लियर है. सो ए बी सी ट्रू हुआ, डी और ई फॉल्स हुआ. क्लियर है. पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग हो गया. पार्ट 3 देखते हैं, जो आपका पार्ट 3 या यस पार्ट 3 में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप है. ओके, नेशनल इंटीग्रेशन. ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 6 नंबर का पूछा हुआ है, उसका आंसर बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको 6 नंबर का. तो चलिए जल्दी से देखते हैं विदाउट डूइंग डिले. ओके, एंड लिखा हुआ इंग्लिश में, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी में भी बोलूंगा. क्या 3rd नंबर क्वेश्चन क्या था, ये 6 नंबर का था. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हो और ये अपने देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. राष्ट्रीय एकता क्या होता है, राष्ट्रीय एकता पहले वो उसको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा ना. राष्ट्रीय एकता क्या होता है, हमारे भारत देश में बहुत सारे डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड हैं, कल्चर, रिलीजन है. ओके, और वो सारे के डिफरेंट लोग हैं, उन सबको एक साथ रखना,
एक ही भावना से, देश रक्षा, देश प्रेम की भावना से रखना को ही एक नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, सेंस ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटीग्रेशन? ये इंपॉर्टेंट है सेवरल रीजन से। अगर हमारा राष्ट्रीय एकजुट रहेगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारा इकोनॉमी और बूस्ट होगा। ओके, हमारे जो कंट्री के टैलेंटेड पर्सन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज कर सकते हैं अगर सारे लोग यूनाइट होंगे। अदरवाइज यू कैन सी पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी जो वहाँ की गवर्नमेंट इंटीग्रेशन मेंटेन नहीं कर पाती है। सो दैट्स वाई सब लाइक एन दे कैन नॉट कम आउट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अगर नेशनल इंटीग्रेशन अच्छे से मेंटेन है पूरे कंट्री में तो सिक्योरिटी भी अच्छे से हो जाएगा, कोई इंटरनल थ्रेट नहीं होगा, अंदर से कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो हमारे डिफेंस को भी इजी होगा टैकल आउट करने आउटसाइड के। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। अगर सारे एकजुट हैं तो एक हम सारे रिलीजन कल्चर को फल फूल सकेंगे हमारे देश में और बड़े होंगे। नेक्स्ट है पीपल कैन लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर नेशनल इंटीग्रेशन होगा, सब एक साथ रहेंगे, सब एक दूसरे के कल्चर ट्रेडिशन को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो सबको एक डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहेगा। लास्ट नंबर है ई नंबर, गवर्नमेंट ऑल्सो कैन वर्क फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। अगर सब साथ में रहेंगे, अगर कोई कोई झगड़ा नहीं होगा किसी भी कम्युनिटी में, सो देन गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर पाएगी, अपने सारे जो पॉलिसी है उसको भी रूल फुल लागू कर पाएगी। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटीग्रेशन के। और भी आप चाहो तो आप टाइम को अगर आप और भी चाहो तो टाइम को देखते हुए एग्जाम में आप स्कोर बड़ा लिख सकते हो अपने से। अदरवाइज मैं तो इतना ही प्रेफर करूंगा लिखना, अदरवाइज ये बहुत टाइम चल जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो 3 घंटा में अपना कॉपी को अच्छे से, उसको जरूर देख लीजिए एक बार, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीसी नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता में एनसीसी का क्या योगदान है? ओके, सबसे पहला पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज ही लिखिएगा बेटर होगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी। एक नेशनल राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर, एनसीसी सेट वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। ओके, डिसिप्लिन, सारे एनसीसी कैडेट एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं, उसमें लीडरशिप गुण रहता है, साथ ही साथ वो देशभक्त भी रहते हैं, वो फ्यूचर में देश के लिए और अच्छा से काम करते हैं, देश के कुछ अच्छे पोस्ट में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाए वो अच्छे से काम करते हैं देश के लिए, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है एनसीसी कैडेट वेरियस एक्टिविटीज, लाइक एनसीसी में तो बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, ड्रिल, कम्युनिटी सर्विस एंड एडवेंचर कैंप्स, इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल यूनिटी। हमारे एनसीसी में ही आप देख लीजिए ना, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कैडेट्स रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ कैंप करते हैं, तो उसमें एक नेशनल यूनिटी बनता है, भाईचारा बढ़ता है। एनसीसी प्रमोट करता है सेंस ऑफ वेलबींग, नेशन, करेज, ब्रदरहुड की भावनाओं को एनसीसी आगे बढ़ाता है। तो इस वजह से एनसीसी भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, ओके, ये नेशनल इंटीग्रेशन था। नेशनल इंटीग्रेशन में 2 ही क्वेश्चन था, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, ये 70 मार्क्स का पूछा गया है इस बार। ओके, अगले बार से और लीडरशिप से 20 मार्क्स का। चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी सारे 6-6 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। ये जो 5 नंबर में था 8 को 1 पॉइंट दिया था यहाँ अलर्टनेस क्या होता है, ये हर एक जो है वो 4-4 नंबर का, तो 4 × 8 था इक्वल टू 32 नंबर के थे, बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स था। क्या था? अलर्टनेस, टू ए स्टेट ऑफ बीइंग अटेंटिव अवेयर। अलर्टनेस क्या होता है, आप सब इसको जानते हो, अलर्ट रहना, किसी भी चीज को लेकर अलर्ट होना, अवेयर होना, रेडी होना, पहले से ही कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप अलर्ट हो। अगर आप अलर्टनेस होगा आप में तो एक उसका बेनिफिट होगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा आप मिस नहीं करोगे। बहुत सारे कैडेट क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कौन सा वैकेंसी आया कौन सा पार हो गया, तो ये क्या हुआ, लैक ऑफ अलर्टनेस। अगर अलर्टनेस होगा तो आपको सारे चीजों के बारे में पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, अगर आप में करेज है तो आप जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उससे लड़ पाओगे, डट के सामना करोगे। ये हेल्प करता है फाइट विद चैलेंजेस और
आगे चैलेंजेस से फाइट करके आगे बढ़ते रहने के लिए हेल्प करता है करेज। नेक्स्ट है फेसिंग डिफिकल्टीज ओके एंड डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्व। जो डिफिकल्टी आएगा उसको फेस करेंगे एंड इतना दृढ़ निश्चय रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको में करेज होगा। नेक्स्ट है करेज को डेवलप कर सकते हैं। सी नंबर एंथुजियाज्म, हर एक पॉइंट 4-4 नंबर का था, सी भी 4 डी भी 4 का, बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स दे रहा था। क्या है एंथुजियाज्म, क्या होता है? ये फ्यूल है, एक तरह का फ्यूल है जो अगर आप में कोई भी ऐसे काम जिसमें आपको खुशी नहीं लगता आप वो काम छोड़ देते हो। जैसे आप एनसीसी क्यों कर पाए? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट था, लाइक आपको एक एंथुसियाज्म था कि आप आरडीसी जाओगे, आप आईएमए जाओगे, आप सी सर्टिफिकेट लोगे। वो आप में एक एंथुसियाज्म था, एक तरह का खुशी था कि आपको ये करना है वो करना है। सो लाइक दिस एंथुसियाज्म होता है हमारा पेशेंस, और एंथुसियाज्म हमें मोटिवेशन देता है टुवर्ड्स आवर गोल। ओके, और ये एंथुसियाज्म क्या है? इनर स्पार्क और इग्नाइट एक्साइटमेंट, जो हमारे अंदर में आग लगा देती है कुछ करने के लिए, और ये हमें हेल्प करता है न्यू थिंग्स। आप अगर किसी नए चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक होगे और उत्सुकता ही आपको नया चीज़ सिखाती है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारा एटीट्यूड तो होना ही चाहिए सब, हर एक कैडेट में, एनसीसी कैडेट में तो एटीट्यूड रहता ही है थोड़ा बहुत। एंड एटीट्यूड रिफर्स टू ए पर्सन एबिलिशन फीलिंग एंड टेंडेंसी। एटीट्यूड क्या रिफर करता है? हमारे जो पर्सन का फीलिंग हो गया टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और आइडियाज। ओके, नेक्स्ट है जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आगे इसके बारे में और जानेंगे। तो एटीट्यूड एक थोड़ा लिमिट में रहना बहुत जरूरी है, सब में थोड़ा एटीट्यूड रहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये अपने बिहेवियर को भी डिपेंड करता है, डिसीजन लेने में भी मदद करता है एटीट्यूड। नेक्स्ट है ई नंबर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता। ओके, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट होना, इथिकल एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। अपना कुछ प्रिंसिपल होना, जैसे एनसीसी में बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, मीन्स कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है एनसीसी एज एनसीसी कैडेट। तो वो एक वो हमें एनसीसी से आदत बन जाता है, तो आगे भी वो हेल्प करता है। एंड इट इन्वॉल्व कंसिस्टेंसी एंड वंस एक्शन वैल्यूज एंड बिलीव्स टू फेस द चैलेंज और टेम्पटेशन। मीन्स आप में अगर कोई कितने भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ट्राई टू लिव इन इंटीग्रिटी में रहना पसंद करोगे। ओके, इनिशिएटिव, एफ नंबर क्या है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कोई भी डिसीजन पहले लेना, इनिशिएटिव आगे अप्रोच करना। क्या होता है इनिशिएटिव? टिपिकली रिफर्स टू द एबिलिटी टू टेक चार्ज। पहले ही बहुत जब कोई नया कंपटीशन होता है, नया चीज होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, आप पहले कूद पड़ते हो, आगे बढ़ते हो और डिसीजन लेते हो इंडिपेंडेंटली, किसी से भी पूछ के बिना, किसी के डिपेंडेंट के बिना, और आप उसमें प्रोग्रेस करते हो, फिर बहुत अच्छा होता है वो। दिस इज एन इनिशिएटिव। नेक्स्ट, ऑफन सीम्स एज अ पॉजिटिव ट्रेट इंडिविजुअल इंडिकेटिंग और प्रोटेक्टिंग बिहेवियर एंड वेलबींग टू ड्राइव प्रोग्रेस। और अगर आप इनिशिएटिव लोगे किसी भी काम को, अगर बिना डरे आप इनिशिएटिव लोगे, बहुत सारे डरते हैं कुछ करने से, सो आई वुड से बी करेज और इनिशिएटिव लो, आगे बढ़ो, काम करो एंड डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट फेलियर और एक्सेट्रा। यही होता है इनिशिएटिव का मतलब। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग आप समझ सकते हो, आप एनसीसी कैडेट में हो तो बहुत सारे ऐसे एनसीसी कैडेट होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्रिल में अच्छे होंगे, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होगा, कोई राइटिंग में अच्छा होगा, कोई रनिंग में अच्छा होगा। सो सबका माइंड अलग अलग होता है। तो ऐसे क्रिएटिव थिंकिंग लोग होते हैं जो नया आइडियाज़ को सॉल्यूशन लाते हैं, कॉन्सेप्ट ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम लोग कुआं से पानी पहले कैसे उठाते थे? बाल्टी से, बट कोई क्रिएटिव थिंकिंग वाला आया, वो सोचा कुआं बाल्टी से क्यों उठाएं, क्यों ना हम लोग बिना फिजिकल वर्क करें। तो उसने इन्वेंट किया मोटर का अपलूम, फिर अब जस्ट वन क्लिक से आपको वाटर आ जाता है आपके घर में। लाइक दिस, ये क्रिएटिव थिंकिंग एग्जांपल है बहुत अच्छा। और क्या कहता है, ये कन्वेंशनल पैटर्न को तोड़ देता है, ओके, और नया आइडियाज को निकाल देता है क्रिएटिव थिंकिंग वाले। और डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आप एनसीसी कैडेट हो तो आप में वो तो भरा ही हुआ है, आपको पता ही हुआ डिसिप्लिन क्या होता है। प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग वन सेल्फ टू ओबे रूल्स, कोई भी रूल्स को पालन करने के लिए ये प्रैक्टिस एक तरह का। ओके, नेक्स्ट है इट कम थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, आप भी एक दिन में कुछ नहीं सीखे, धीरे धीरे टाइम लगा, एफर्ट लगा।
सेल्फ सेंटर्ड डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग टू प्रिंसिपल एंड मेंटेनिंग फोकस डिस्पाइट चैलेंज और डिस्ट्रक्शन। ओके, हमें ये फोकस करवाता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिसिप्लिन में रहोगे तो यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 6 डिजायर क्वालिटी इन अ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक का कोई 6 गुण बताइए। 6 गुण, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो बट मैंने 6 ही लिखा हो। क्या क्या है? पहला गुण, एक अच्छे नागरिक में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? एक अच्छा नागरिक पहला तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो ऑनरशिप, मतलब कोई भी काम हो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप एक कैडेट्स हो तो आपके जो एनओ सर, आपके सीनियर कुछ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ये काम तुम करो, वो काम वो करो, तो आपको वो पूरा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रेस्पेक्टफुलनेस। अगर एक अच्छे सिटीजन के साथ साथ आप एक एनसीसी कैडेट भी सोचिए, फिर आप एनसीसी लिखिए। रेस्पेक्टफुलनेस, आपको अपने सीनियर, आपके जो भी एल्डर्स पर्सन है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, और किसी में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि रिस्पेक्ट, ये इसको मैं कम रिस्पेक्ट दूं, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दूं, सबको समान रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, आप में एक ऑनेस्टी होना चाहिए ताकि पीपल आप पे ट्रस्ट कर पाए। ओके, आपको ट्रस्टवर्दी बनना है, तब ना पीपल आपको ट्रस्ट करके कुछ नेक्स्ट टाइम काम देंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ का बात सुन के वहाँ पहुँचा दिए, फिर आपको कौन ट्रस्ट करेगा? ऐसे में आपको ट्रस्टवर्दी बनना है एंड इंटरेक्शन होना है कैडेट के साथ, दूसरों के साथ, सीनियर के साथ। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन, यानी कि साथ में काम करना, या फिर बोलना क्या, एक साथ काम करना, सपोर्ट करना, अपने सीनियर के साथ सपोर्ट करके काम करना, सबके साथ मिलजुल के कोलैबोरेटली काम करना। ओके, अकेले नहीं। एनसीसी ज्वाइन किए हो तो क्या आप अकेले? एनसीसी तो अकेले थोड़ी होता है, सबके साथ मिल के कोई काम करना है। एक कॉमन गोल, कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा कि हमको ये एग्जाम क्लियर करना, तो साथ मिल के पढ़ाई करना, कॉर्पोरेशन बना के। ओके, एंड नेक्स्ट है ई नंबर, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। हर समय सीखते रहना है, नहीं कि आपने कुछ सीख लिया फिर आप उसको अपने अंदर में रखा, बताया नहीं दूसरों को। यू हैव ए एक्सपीरियंस तो जस्ट शेयर इट विथ अदर्स। ओके, वैल्यूएबल एजुकेशन, आंसर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो आपके अंदर में है वो दूसरे को भी बताइए, सो इट वुड बी हेल्प फॉर यू। आप भी सीखोगे उसमें, दूसरे भी सीखेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, सब साथ में रह के काम करना है। ओके, जो इंटीग्रिटी आप में हेल्प करेगा, मॉरल वैल्यू एंड इथिकल प्रिंसिपल एंड सब ऑन ऑल रिस्पेक्ट। ये तो कुछ 6 गुण है जो हर एक सिटीजन के साथ साथ एनसीसी कैडेट में भी होना चाहिए। आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपको अपने जनरल थॉट से लिखना होगा, आप अपने से लिखना होगा सोच के। तो इस वजह से मैंने कहा था ना कि पार्ट 3 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने से लिखना होगा। आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो अपने पॉइंट, जो आपको अच्छा लगता है, आपको ईजी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, डिस्क्राइब 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तनाव प्रबंधन के 6 तरीके लिखना, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था। ओके, क्या है? डीप ब्रीथिंग, इसको तो आप अपने से भी लिख सकते हो। डीप ब्रीथिंग मतलब जब स्ट्रेस हो तो फिर डीप ब्रीथिंग, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू काम योर माइंड एंड बॉडी, फोकस ऑन फ्लो। जब स्ट्रेस आ जाए कोई काम को लेके या फिर किसी भी रीजन से आपको स्ट्रेस हो, तो लंबा सांस ले या फिर अपने माइंड को काम ठंडा करने का कुछ एक्सरसाइज करें, ये आपको हेल्प करेगी स्ट्रेस से बचने में। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आपके जो बॉडी को हेल्दी बनाता है, माइंड को अच्छा से वर्क कराता है। सो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपके क्या कर सकते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा और डांसिंग एक्सरसाइज इस तरह के कर सकते हो, ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना, मेंटेन बैलेंस डाइट, खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक जंक फूड एक्सेट्रा खा रहे हो, ऑयली चीज़, और इफ़ यू वांट हेल्दी लाइफ स्टाइल सो नॉट पॉसिबल ना। आपको अच्छा से मेंटेन करना, अच्छे से सोना है। ओके, कैफीन कंजप्शन को कम करना, कॉफ़ी वगैरह कम पीना है। नेक्स्ट, इसका 3 ही नहीं है, और भी पॉइंट है, ये भी है 7 नंबर का ही, क्योंकि 6 नंबर का 3 पॉइंट लिखने से 6 नंबर थोड़ी मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट, आपके टाइम को भी मैनेज करना। मेन टाइम मैनेज करोगे तो आपके धीरे धीरे स्ट्रेस कम होंगे। आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना कि किस काम को पहले करना, किसको नहीं। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना है, अपने दोस्तों का साथ रहना है। एक सर्वे बोलता है कि एक आदमी जो अकेले रहता है वो इतना डेंजरस है जो दूसरा आदमी एक दिन में 15 स्मोकिंग करता है। तो आप
अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बात कीजिए, ग्रुप टॉकिंग कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। नेक्स्ट है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, फ़ोन देखना कम कीजिए। ओके, बिकॉज स्क्रीन टाइम स्पेशली बिफोर द बेड टाइम, आप दिन में देखिए ना, पढ़ाई कीजिए अपना स्टडी, बट जो सोने से आधा घंटा पहले यू शुड स्टॉप योर स्क्रीन टाइम। इससे आपको स्लीप अच्छा आएगा, साथ ही साथ ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है, सारे 6 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, सो इस वजह से मैंने आपको ये छोटा लग रहा होगा, बट आप जब कॉपी में लिखोगे ना, ये आंसर बहुत बड़ा बनेगा। यू कैन डू इट। नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारक लिखें। तो पर्सनालिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पर्सनालिटी इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ समवन। पर्सनालिटी ऑफ समवन शुड बी लाइक इन वाटर। पर्सनालिटी किसी का पानी के जैसा होना चाहिए। ओके, ये जस्ट मैंने अपने से एग्जाम्पल लिखा हूँ, ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए। आप यहाँ कुछ और भी अपने से ऐड कर सको अपने से। ओके, पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? वाटर जैसा। कैसे? क्यों? एज वाटर कैन टेक शेप ऑफ एनीथिंग इन विच वी कीप। ओके, जैसे पानी को हम लोग किसी में भी रखते हैं, वो उसका शेप ले लेता है, उसी तरह पर्सनालिटी भी हमारा होना चाहिए, ताकि कोई हमें गाली दे रहा है तो फिर जस्ट हमें सह लेना चाहिए, एंड वी शुड स्टॉप हिम, बोलना चाहिए कि दिस इज बैड थिंग। हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना आना चाहिए, अडेप्ट करना। पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे, ओके, एंड कल्चर पे भी डिपेंड करता है, आप किस कल्चर में बड़े हुए हो, इन्वायरमेंट पे, अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट कैसा है, उस तरह का आपका पर्सनालिटी बनेगा। सोशल फैक्टर्स पे, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, फैमिली में कैसे लोग बात करते हैं वैसे आप भी बात करोगे ना। सोशल मीडिया पे, पेरेंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपका बॉडी कैसा है। अगर आपको बहुत जिम जाते हो, अच्छे बॉडी है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा। लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑनेस्टी होना, एंड द इमोशन, ये सारे चीज़ जो है पर्सनालिटी को डिफाइन या फिर चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आप भी अपना पर्सनालिटी को जस्ट लाइक एन वाटर जैसा रखिएगा, ताकि किसी का भी कोई इफेक्ट ना पड़े आप पे। नेक्स्ट है 6 टाइप्स ऑफ इटिक्वेट। इटिक्वेट मतलब शिष्टाचार। ओके, क्या क्या होता है? शिष्टाचार एक सेट ऑफ रूल और कस्टम होता है। हमें एटिक्वेट्स क्या सिखाता है? शिष्टाचार हमें सिखाता है कि आपको समाज में कैसे रहना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। जैसे सोशल एटिक्वेट, सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, वो सोशल एटिक्वेट बताता है। ओके, इंडिविजुअल को हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सोशल एटिक्वेट बताता है। फिर ईटिंग एटिक्वेट क्या बताता है? हमें कुछ खाने के समय कुछ फॉलो करना चाहिए, डेकोरम, यानी कि कुछ प्रोसीजर, जैसे खाने के टाइम नॉइज नहीं करना चाहिए, खांसना नहीं चाहिए, नेचुरल हुआ तो कोई बात नहीं, खाना नॉइज नहीं करना चाहिए। आप देखे होगे कि हमें लेकिन खाने टाइम जो हम लोग जिस प्लेट में खाते हैं उसमें हाथ धोना नहीं चाहिए, यदि ईटिंग एटिक्वेट होता है ये सारे। फिर टेलीफोन एटिक्वेट, बात करने का भी एटिट्यूड होता है, किसी से कैसे बात करें, सीनियर से, रिफर्स टू ए इंडिविजुअल, कैसे बात करना चाहिए फ़ोन पे, किसी को भी ज़्यादा देर तक होल्ड में नहीं रखना चाहिए, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टेक केयर ऑफ़ योर टोन, बात करने टाइम अपने टोन को ध्यान में रखना कि कैसे बात करना। ये तो 3 है, और भी इसके आंसर हैं। क्या है? वॉशरूम एटिक्वेट। वॉशरूम आपने देखा होगा, बहुत सारे पब्लिक वॉशरूम या ट्रेन में पीपल दे डू वॉशरूम करते हैं, फिर दे डू नॉट फ्लश। सो ये एक बैड एटिक्वेट है, आपको ये सारे एटिक्वेट में सुधार करना है, ये इस तरह का एटिक्वेट लिखना है आपको। फिर मीटिंग एटिक्वेट, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं उसमें कैसे रहना है, डिस्टर्ब नहीं करना, आपको अच्छे से अटेंड करना। फिर पार्टी एटिक्वेट, क्या होता है पार्टी एटिक्वेट? पार्टी में सबके साथ सेंसिबल व्यवहार करना है, जो भी रहे। ड्रेस कोड अच्छा रहना चाहिए, कभी भी नॉट नेवर ड्रिंक अनकंट्रोलेबल, हद से पार नहीं पीना है। ऑलवेज वेयर रिलेवेंट क्लोथ, पार्टी में जैसा क्लोथ है उस तरह का पहनना है। नेक्स्ट है राइट एडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आई थिंक ये भी 6 नंबर का था। ओके, एंड आपको डाउट है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आप एक वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने बताया कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं बुक में। और आप ये मिला सकते हो ना, जो 18 फरवरी को कैंसिल हुआ वो सारे क्वेश्चन उस टॉपिक में से आए हैं, जहाँ जो मैंने बताया बुक में। ओके, क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? पहला, इट रेफर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, मतलब
कम्युनिकेशन ही ये है। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों का आपस में बात करने को ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो क्या होगा, फीलिंग का फीलिंग हो गया, इंफॉर्मेशन दो लोगों के बीच में शेयर होगा। कैसे होगा, वर्बल और नॉन वर्बल मेथड से। वर्बल क्या होता है, बोल के, वीडियो कॉल में, कैसे भी बोल के, और नॉन वर्बल साइन लैंग्वेज यूज करके। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। और इसके वजह से हम लोग वर्ल्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसको जीतते हैं, खुशी को मनाते हैं, एंड स्ट्रेस से ओवरकम करते हैं। और ये सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन, और ये सॉल्व करते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इजीली। अगर आप कम्युनिकेशन में हो किसी के साथ, दोस्तों के साथ, तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और एफ नंबर, इट हेल्प अस टू रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट विद एनीवन। आपको सपोज किसी के साथ झगड़ा हुआ तो आप उससे डायरेक्ट बात कीजिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी को बोलिए कि ये जाके उससे बोलो, जिससे बात बढ़ता है। सो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा है, जिससे हम लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुधार कर सकते हैं, झगड़े को। नेक्स्ट है 11 नंबर, मोटिवेशन क्या है। चलिए, ये कुछ दिन पहले तो मैंने ही बताया था मोटिवेशन, सेम क्वेश्चन आ गया। मोटिवेशन वर्ड है जो मोटिव से डिराइव हुआ है, और मोटिवेशन ये हमारे में जो डिज़ायर, कुछ आगे करने के लिए, कुछ पाने का डिज़ायर को बढ़ाता है। ओके, और ये एक तरह का प्रोसेस है जो लोगों में कॉमन गोल, कुछ गोल को पाने के लिए उत्तेजना बढ़ा देता है, उसको आगे आगे के लिए प्रोसीड करता है मोटिवेशन। ओके, और व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के प्रकार लिखिए, क्या क्या होते हैं। टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है अंदर से मोटिवेशन, एक बाहर से। जो अंदर से मोटिवेशन क्या होता है, जो अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। अंदर से मोटिवेशन अपने लिए करते हैं, फॉर एंगेजिंग आर एक्टिविटी, जैसे वी डू वर्क फॉर आवर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। इंटरनल मोटिवेशन हो गया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, वैसे मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिलते हैं। बाहर से मिलते हैं वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मनी हो गया, कुछ पावर हो गया, पद हो गया, या फिर किसी के प्रेशर में कुछ मोटिवेशन, प्रेशर में कुछ करना पड़े तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल अंदर से आए कुछ करने के, कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है आई थिंक 11 नंबर हो गया, 12 नंबर। ओके, 12 नंबर क्या है हमारा, डिफाइन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या बताइए, और क्या क्या पार्ट यूज होते हैं बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज, ओके, बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। बॉडी लैंग्वेज से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी का बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि वो किस तरह का आदमी है। ओके, बॉडी लैंग्वेज हम अपने मेंटल और फिजिकल बिहेवियर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कोई सपोज क्लैपिंग कर रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो आपकी तारीफ कर रहा है आपके काम पे, क्लियर है। कोई आपको हंस के देख रहा था, दैट मीन्स वो लाइक एन, आप में यू कैन से कॉल इट इंटरेस्टेड है, या फिर आपके जो बात है उसमें सहमत है। ओके, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है। एंड नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, काम मतलब बॉडी लैंग्वेज में यूज होते हैं। पहला तो पोस्चर, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है। आई कांटेक्ट, आप कैसे आई कांटेक्ट करते हो। नेक्स्ट है फेशियल एंड माउथ एक्सप्रेशन। फेस के एक्सप्रेशन से, माउथ एक्सप्रेशन से भी हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमें इंटरेस्टेड है या नहीं। आप किसी से बात कर रहे हो और उसका फेस गुस्सा वाला है तो पता चल जाएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बात नहीं करना चाहता। ओके, रीजन है मोमेंट ऑफ हैंड, हैंड मोमेंट से भी, लेग का मूवमेंट, एंड टोन ऑफ स्पीच, कैसे बोल रहे हुए भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है, फिर हो गया 12 नंबर, इतना ही था। पर्सनालिटी का, लीडरशिप का 20 नंबर का पूछा गया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी देखते हैं। इसमें भी 6 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही पेपर लेंदी था बोल सकते हो, लेंदी टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, 2 एग्जाम्पल ऑफ गुड लीडरशिप, अच्छे नेतृत्व के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ऐसा पर्सन जो एक रोल मॉडल या फिर रोल मॉडल होता है, या जो पहले बोलता हर एक सिचुएशन में, दूसरों के लिए जो पहले बोलता है और जिसको एक रोल मॉडल जैसे समझा जाता है, वो लीडर होता है। कुछ गुड लीडर के अच्छे गुण हैं, जैसे गुड लीडर शेयर करता है अच्छे लेवल का ब्रिलियंस, उसमें थोड़ा दिमागी पावर होता है जो दूसरे को और एक बहुत बड़े ऑडियंस को न्यू आइडियाज एंड न्यू इनोवेशन प्रदान करता है। गुड लीडर
एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग होता है, उसमें बहुत ही अच्छे थिंकिंग होता है जो हर एक प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता है। गुड लीडर, उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ताकि वो दूसरों को अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके। और उसके पास एम्पैथी का मतलब होता है ना दूसरों के फीलिंग को समझे, वो होना चाहिए गुड लीडर्स। ओके, और जो भी अपने फॉलोअर्स, अपने सबऑर्डिनेट के बारे में समझे, अपने जूनियर्स के बारे में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं के भी कोई भी रूल में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या जरूरी है। पहले तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है कोई भी काम में, कोई भी कॉलेज में उसके वर्क को प्रॉपरली चलाने के लिए। ओके, ये डिपेंड करता है कुछ रीज़न पे, कुछ कैसे आप मेंटेन कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन आप अपने एनसीसी में। जैसे सपोज सीनियर हो आप कॉलेज आते हो तो आप सबसे पहले तो प्लानिंग बनाते हो। क्या बनाते हो? प्लानिंग, कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, 2 घंटे परेड, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई करने में प्लानिंग बनाते हो, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द होल डे। फिर मैन पावर क्या होता है? आप प्लानिंग बना लिए कि आप अकेले थोड़ी एग्जीक्यूट कर पाओगे। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर मैनर्स में फॉलो कराने के लिए गुड अमाउंट ऑफ मैन पावर, आपको हेल्प चाहिए होगा आपके सबऑर्डिनेट का, आपके जूनियर्स का। ओके, जो आपके लिए ऑनेस्टली काम करे। फिर मेन पावर के बाद आपको डायरेक्शन भी देना है, अगर कोई गलत काम करे तो आप उसको बताना ऐसे नहीं ऐसे होगा। दिस आर द सम गुड रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्शन देना आपको, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। ओके, फिर कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना है कि देखना है काम हो रहा है या नहीं। ओके, कभी कभार कोऑर्डिनेशन की वजह से ही काम नहीं हो पाते हैं हम। ओके, सो गुड कोऑर्डिनेशन करता है होना चाहिए नीचे लेवल से अप लेवल तक। ओके, फिर ई नंबर है रिपोर्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काम कंप्लीट हो गया तो उसका रिपोर्ट आपके पास आना चाहिए, या फिर आपके रिपोर्ट है तो आप अपने सीनियर को जरूर दें। ये है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करने का रूल, और ऐसे कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर है, सेकंड लास्ट। क्या है? 6 लीडरशिप ट्रेट यू हैव इन यू। आप में कौन कौन से नेतृत्व के गुण हैं? किन्हीं 6 का। ये क्वेश्चन तो आप सब अपने से भी लिखिएगा, आपका अपने बारे में लिखना है। ये तो मैं अपना लिखा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं अपना लिखा हूँ ये। सो ये आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप अपने खुद से भी लिख सकते हो जो आप में गुण है। एक पहला तो मिशन ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आपको दिया जाता तो आप वो काम को कंप्लीट करते हो, बिना कंप्लीट किए कुछ दूसरा काम नहीं करने में लग जाते हो कि कैसे भी करके उस काम को आपको कंप्लीट करना है। यह है मिशन ओरिएंटेड। ओके, कम्युनिकेशन, आप में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आप ताकि ना आप बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, उनके बारे में समझ सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आप में। ये एक मैंने अपने में लिखा हूँ, क्या लिखा? आई हैव ए ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, आई नो टू स्पीक मोर देन 3 लैंग्वेज एंड इजिली कनेक्ट विद अदर पीपल। ओके, इस तरह से आप अपने लिखिएगा। करेज होना चाहिए आप में, आई हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ करेज इन माई एनसीसी, आई हैव टेकन मेनी डिसीजन अंडर द प्रेशर। इस तरह का आप एनसीसी का एग्जाम्पल भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। डी नंबर, एक्सेप्ट चेंजेस, आपको जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप में कुछ कमी है तो एक्सेप्ट कीजिए और नया सीखिए। ओके, नेक्स्ट है एम्पैथी, मतलब दूसरों को समझना। आपके जो जूनियर्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, उनको समझना है आपको, ना कि जस्ट लाइक एन हिटलर। आई एम नॉट लाइक एन हिटलर लिखे हुआ हूँ, गिव ओनली कमांड टू दैम। आपको ऐसा सीनियर नहीं बनना कि आप उसको जस्ट कमांड दो कि ये करो वो करो, उनके बिना प्रॉब्लम को समझे, किसी को कुछ ज़्यादा नहीं डांटना, सबको एक समान ट्रीट करना। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। अगर आप एनसीसी में 3 ईयर सस्टेन करना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग हो रखना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको ना मिलकर दूसरे को मिल जाते हैं, सो कीप पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है जो लीडरशिप का है, ये आई थिंक 2 नंबर का था। मनोबल से आप क्या समझते हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स यू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में विश्वास है अपने आप को कि आप ये काम कर सकते हो, आपके लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ योर सेल्फ, आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को जानते हो और एक अच्छा व्यू रखते हो। यू सेट रियलिस्टिक गोल एंड कैन हैंडल क्रिटिसिज्म। ओके, बहुत सारे कैडेट होते हैं जो ख्याली पुलाव पकाते हैं, जैसे कुछ सोचते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं होता। एंड आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपकी कोई कितना भी बुराई करे, नो मैटर, जिसको बोलना बोलते रहे, यू कैन से लाइक दिस, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, इस तरह से आप अपने से इसको और बना के लिख सकते हो
ये है, हमने आज पार्ट 2 का वेपन ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 में नेशनल इंटीग्रेशन, लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट 3 टॉपिक कर लिया। अराउंड 130 to 50 नंबर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो बचे हुए वो कंप्लीट करेंगे। एंड फॉर पीडीएफ, इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस, ओके, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सो यू कैन लाइक एन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर। ओके, आप इसमें टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, जो हमने किया एंड पार्ट 4 के स्पेशलाइज सब्जेक्ट का वो भी। एंड आई होप आपको ये हेल्प हुआ होगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।